नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासतदानों के लिए राजनीतिक संदेश की बड़ी अहमियत होती है। आज अखिलेश यादव इसी मिशन पर कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने विधायक इरफान सोलंकी से जेल में मुलाकात की। सपा अध्यक्ष ने अपनी इस जेल यात्रा के जरिए कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दिया है। संदेश है कि जब भी संघर्ष की जरूरत होगी, मैं मैदान में साथ खड़ा मिलूंगा। दरअसल जब आजम खान जेल में बंद थे, तब उनसे मिलने नहीं जाने को लेकर अखिलेश यादव पर खूब सियासी तंज किए गए थे। ऐसा करने वालों में आजम के कुछ करीबी लोग भी थे, तो सहयोगी और विरोधी दलों के नेता भी थे। इसलिए कानपुर की जेल में बंद इरफान सोलंकी से मुलाकात के लिए इस बार अखिलेश यादव ने कानपुर पहुंचने में देर नहीं की। सपा अध्यक्ष का यह दौरा तब सुर्खियों में है जबकि निकाय चुनाव की आहट तेज है। भाजपा का आरोप है कि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर हैं और वो अपराध के आरोपी इरफान सोलंकी के साथ खड़े होकर सिर्फ मुस्लिम वोट की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश के इस दौरे पर गरमाई सियासत का सच क्या है और इस पर इस कदर क्यों छिड़ी है चुभने वाली जंग, आज मैं आपको इसके हर पहलू के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही करूंगा यूपी की राजनीति की हर दमदार खबर का पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। अपने विधायक इरफान सोलंकी के साथ खड़े होने के लिए अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पहुंचते ही योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला, भाजपा पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया, विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कही। अखिलेश यादव ने अपने तेवर से साफ कर दिया कि सपा के लिए इरफान का मुद्दा बड़ा है और पार्टी इस पर सख्त रुख दिखाएगी। इरफान सोलंकी सपा के दिग्गज विधायकों में एक है। कानपुर के सीसामऊ से विधायक इरफान अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। कानपुर में सपा की रणनीति तय करने में इरफान की बड़ी भूमिका रहती है, लेकिन इस वक्त सपा के ये विधायक जमीन विवाद से जुड़ी आगजनी के एक मामले में जेल में बंद है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर कारागार पहुंच चुके हैं और इरफान सोलंकी से वो मुलाकात करेंगे। कानपुर में अखिलेश की जेल यात्रा। विधायक इरफान की खातिर आर पार का ऐलान। इरफान विधायक समाजवादी पार्टी के, उनसे मिलने आया हूं। उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, लेकिन आखिरकार कौन सी ताकत है, कौन सी साजिश है जिसके तहत उनको सामना करना पड़ रहा है जेल जाने का। सपा का विधायक बचाओ अभियान। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और साजिश है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता झूठे मुकदमे में फंसाए जाएं, उन्हें जेल भेजा जाए। योगी सरकार पर सपा अध्यक्ष का हल्ला बोल। एक के बाद एक विधायक, एक के बाद एक नेता को इसी तरह साजिश में फंसा करके उनका लक्ष्य है आने वाला चुनाव। सबसे बड़ी लड़ाई का लाल शंखनाद। लगातार विरोध चलता रहेगा और समाजवादी पार्टी को अगर आंदोलन का भी रूप लेना पड़ा तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तैयार रहे, आंदोलन भी छिड़ेगा। भाजपा का आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण में जुटे अखिलेश। केवल मुस्लिम समाज को भ्रमित करने के लिए वोट बैंक उनका बना रहे, मजबूत रहे, इसके लिए आ रहे हैं क्योंकि वो भयभीत। अखिलेश का इरफान संग्राम। बात तो चुभेगी। इरफान सोलंकी के समर्थक लगातार अखिलेश यादव से कानपुर आने की अपील कर रहे थे। यह गुहार इसलिए भी तेज हो रही थी क्योंकि इरफान के खिलाफ एक के बाद एक नए मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कुछ पुराने मामलों की भी दोबारा जांच शुरू है। नए केस की लंबी होती फहरिस्त ने सपा के खेमे में हलचल तेज कर रखी है। इरफान के समर्थक लगातार यह आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर इरफान को लेकर आर पार का संघर्ष नहीं हुआ तो उनकी स्थिति भी आजम खान जैसी हो सकती है।
इरफान के समर्थक और परिवार का आरोप है कि सपा विधायक को मुकदमों के नए चक्रव्यूह में फंसाने की साजिश रची गई है। यही वजह थी कि खुद अखिलेश यादव ने कानपुर से नई लड़ाई का शंखनाद किया। सपा विधायक इरफान सोलंकी से मिलने अखिलेश यादव जब कानपुर पहुंचे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कई गुना बढ़ गया। जमीन विवाद से जुड़े आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी ने 2 दिसंबर को सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। अब 17 दिन बाद इरफान सोलंकी से सपा अध्यक्ष अखिलेश ने जेल में मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने इरफान को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। अखिलेश राज्य सरकार पर जमकर बरसे। बीजेपी के लोग कोई भी कानून तोड़ सकते हैं, वो साजिश षड्यंत्र कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विधायक इरफान के खिलाफ साजिश है, षड्यंत्र है और समाजवादी पार्टी के एक एक विधायक पर षड्यंत्र इसी तरह चल रहा है। कुछ अधिकारी हैं जो मनमानी कर रहे हैं। अधिकारी ये न भूलें कि समय बदलता है, अगर गैर कानूनी काम करते हैं तो कानून उनके लिए भी वही है। अखिलेश का आरोप है कि विपक्ष के साथ बदले की राजनीति की जा रही है। अखिलेश ने कहा कि इरफान सोलंकी के साथ जो हुआ और हो रहा है वो पूरी तरह गलत है। अखिलेश ने इस मुद्दे पर आंदोलन तक का ऐलान कर दिया। लगातार विरोध चलता रहेगा और समाजवादी पार्टी को अगर आंदोलन का भी रूप लेना पड़ा तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी तैयार रहे, आंदोलन भी छिड़ेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बार बार दोहराया कि इरफान सोलंकी और उनके परिवार को पुलिस प्रशासन की तरफ से सरकार के इशारे पर परेशान किया जा रहा है। इरफान पर दर्ज नए मुकदमों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये तमाम मामले बेबुनियाद हैं और इसका एक ही मकसद है और वो है इरफान सोलंकी को फंसाना। समाजवादी पार्टी कानूनी लड़ाई में उनके साथ है, हर तरीके से साथ है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं समाजवादी लोग और आपके से ये कहना चाहते हैं, लगातार साजिश है कि समाजवादियों को परेशान करो, उन्हें जेल भेज दो, झूठे मुकदमे लगा दो। और उदाहरण आपने मैनपुरी लोकसभा देखा है। मैनपुरी लोकसभा कितनी साजिश थी, कितना पुलिस का इंतजाम था। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा के तमाम नेता जनता के मुद्दों से ध्यान हटाने में जुटे हैं। बड़े मसलों पर सरकार बात नहीं कर रही और ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिसका जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से कोई वास्ता ही नहीं। जब कभी भी कोई बड़ी घटना होगी और सरकार नाकाम दिखाई देगी तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं आवाज़ उठाने के लिए आगे आएंगी, उन्हें किसी न किसी मामले में उलझा दिया जाएगा। अब आपको इरफान को उलझा दिया, आप बात ही नहीं करोगे। आप महंगाई पे कौन पूछेगा? हम अगर महंगाई पे बोलना चाहेंगे तो जनता कहेगी आपका विधायक जेल में और आप महंगाई पे बात कर रहे हो। आपका विधायक पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं, आप बेरोजगारी पे बात करोगे। अखिलेश यादव का कानपुर में जेल में बंद विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा भाजपा को चुभी। पार्टी के कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश पर चुभता हुआ तंज किया। आरोप लगाया कि सपा का काम ही अपराधियों को संरक्षण देने का है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि सदैव ये गुंडे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो कोई मुख्तार पैदा कर देते हैं, कोई अतीक पैदा कर देते हैं। इरफान सोलंकी ने अपने ही समाज की एक गरीब विधवा के जिस प्रकार से ज़मीन के ऊपर कब्जा किया, वहाँ पर आग लगा दिया। और ऐसे लोगों से अगर अखिलेश यादव जी जेल में मिलकर जाते हैं तो आखिर अखिलेश जी क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मने ये वही सपा है? साफ है कि इरफान के मुद्दे पर अखिलेश का आर पार का ऐलान सियासत की गर्माहट को अभी और भी बढ़ाने वाला है। इस बीच अखिलेश के पुलिस पर किए गए तीखे हमले के बाद कानपुर पुलिस ने सफाई दी है। कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी नागरिक रिजवान ने खुद कबूला है कि इरफान ने ये जानते हुए उसकी मदद की कि वो बांग्लादेशी है, जिसके बाद इरफान सोलंकी को मुजरिम बनाया गया। प्रपत्र पाए गए थे हाजी इरफान सोलंकी के द्वारा हस्ताक्षरित। जब पुलिस अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ किया गया तो अभियुक्त मोहम्मद रिजवान ने इस बात की तस्दीक की कि न केवल इन्होंने यह मुहैया कराया बल्कि इन्होंने हर संभव सहायता भी की। साफ है कि पुलिस इस मामले में अपनी छवि को लेकर सतर्क दिख रही है।
एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कानपुर देहात में पुलिस हिरासत में हुई मौत के मामले में उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश ने मृतक बलवंत सिंह के गांव लालपुर सरैया पहुंचकर यह साफ कर दिया है कि इस मामले को उनकी पार्टी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने जा रही है। पीड़ित परिवार ने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी सौंपी जिसमें 1 करोड़ का मुआवजा देने, पत्नी को सरकारी नौकरी और मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। परिजनों से मुलाकात में अखिलेश ने कहा कि इंसाफ दिलाने के लिए वो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अखिलेश यादव जब कानपुर देहात के लालपुर सरैया गांव पहुंचे तो सीधे यहां मृतक बलवंत सिंह के परिजनों से मिले। बलवंत की पिछले दिनों पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। अखिलेश ने यहां बलवंत के परिजनों से बातचीत की, उन्हें सांत्वना दी, पूरे परिवार की बात सुनी। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने अपनी गुहार लगाई। परिजनों ने सपा अध्यक्ष को बताया कि उनकी मांग मुआवजा, सरकारी नौकरी और सीबीआई जांच की है। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने पुलिस पर जुल्म का आरोप लगाया, सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेहरा है और आखिरकार वो चेहरा बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मांग है कि सरकार को 1 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से मिलकर के मदद की बात कर रहे हैं, मदद इस परिवार की होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए से परिवार की मदद हो। परिवार चाहता है इसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज के अंडर ये जांच हो, तभी न्याय परिवार को मिल सकता है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस मनमानी कर रही है। आम लोगों की हिरासत में मौत हो रही है तो सपा के विधायक को झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजा जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि सरकार किसी के भी खिलाफ कुछ भी साक्ष्य बनाकर उसे फंसा सकती है। इसमें साजिश है, षड्यंत्र है और पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ये कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं। जब पहले कस्टोडियल डेथ हुई आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं है? सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पुलिस हिरासत में हुई मौत को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और इस पर उसकी नीयत भी साफ नहीं। अखिलेश ने कहा कि पुलिस का वही चेहरा है और पुलिस के इस चेहरे को आखिर बनाया किसने है। उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर है देश में। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है जहां पर पुलिस की वजह से थाने में पीट करके जान गई हो। मुझे याद है गोंडा में उसके परिवार के लोग थाने के बाहर बैठे थे और उसके परिवार के सदस्य की अंदर पिटाई हो रही थी और जब आवाज आना बंद हो गई तो परिवार के लोगों ने पूछा कि आखिरकार क्या हुआ। पुलिस पीछे से उसको नौजवान को लेकर के भागी। अखिलेश ने कहा कि जब बड़ी घटना पर सरकार नाकाम होती है तो विपक्ष को उलझा दिया जाता है। वहीं पीड़ित परिजनों की माने तो उन्होंने अखिलेश यादव तक अपनी बात पहुंचा दी है और उम्मीद है कि सरकार भी उनके साथ इंसाफ करेगी। माननीय जी ने यही आश्वासन दिया हमको कि हमारी पार्टी की तरफ से जो होगा वो देंगे और मतलब आपको होगा और उसके बाद हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और आश्वासन दिया कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो हो सकेगा कराते। प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, वो कार्रवाई कर रहा है, उस पर भरोसा भी है, मगर उसकी धीमी गति पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह भी उठ रहा है कि 6 तारीख को FIR लिखाई जाती है, उसमें 12 तारीख को आप एक व्यक्ति को उठा करके पीट कर उसकी हत्या कर देते हैं और एक हत्या के मुकदमे में अभी तक जो है आपने 4 लोगों को पकड़ा है और उनको रिमांड में लेकर कोई तथ्य खुलकर अभी सामने नहीं आए। साफ है कि ये मामला अभी राज्य की राजनीति में सपा और भाजपा के बीच टकराव का केंद्र बिंदु बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव के कानपुर दौरे पर सियासत 7वें आसमान पर है। भाजपा का आरोप है कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम तुष्टीकरण के खातिर कानपुर का दौरा किया। कानपुर के भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी ने यहां तक कह दिया कि अखिलेश को सपा का मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर है, इसी वजह से वो इरफान से मिलने कानपुर पहुंच गए। भाजपा ने कहा कि अखिलेश कभी किसी के भी संघर्ष में साथ खड़े नहीं हुए और आजम खान के बाद इरफान के साथ भी वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि इरफान सोलंकी बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध ढंग से संरक्षण देने में जुटे हैं और अखिलेश इतने संगीन मामले पर भी सियासत कर रहे हैं।
और यहाँ तक इंतज़ाम किया गया कि उनके नाम के आगे क्या लिखा है, उनके नाम के आगे क्या नाम लिखा है, उस तरह सूची बनी। अधिकारी ये न भूलें, इस समय बदलता है। अगर गैर कानूनी काम करते हैं तो कानून उनके लिए भी वही है। कहते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन इस वक्त नाम पर ही हो रही है सियासत। अखिलेश यादव का इशारा है कि योगी सरकार जानबूझकर खास नाम वाले लोगों को परेशान कर रही है, उन्हें मुकदमों के भंवर में फंसाया जा रहा है। तो भाजपा का जवाबी पलटवार है कि अखिलेश सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीतिक राह पर चल रहे हैं और इसके लिए वे ये भी भूल जा रहे हैं कि आरोप सियासी हैं या फिर अपराध के संगीन आरोप। तो लग रहा है कि अगले चुनाव में, जो लोकसभा के चुनाव में मुसलमान उनके साथ नहीं होगा, ये वो समझ चुके हैं। तो हो सकता है वो खुद ही चाह रहे हो कि इरफान परेशान हो। वो क्यों ऐसा चाहेंगे कि इरफान परेशान हो? वो तमाम लोगों को चाहते हैं, उनकी मदद नहीं करते हैं। उनको क्या हाल था जो रामपुर के आजम खान साहब गए एक भी दिन, तो बस यही हाल है। सरकार के मामले भी सामने निकल के आए कि बांग्लादेशियों को लिखकर कि ये भारत के नागरिक हैं, इस प्रकार से लिखकर दिया कि उनका पासपोर्ट बन जाए, तो वो लोग आतंकवाद से भी लिप्त हो सकते हैं। तो खैर वो तो जांच चल रही, सामने निकल कर आएगा। और ऐसे लोगों से अगर अखिलेश यादव जी जेल में मिलकर जाते हैं तो आखिर अखिलेश जी क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मने ये वही सपा है? भाजपा के इस तीखे हमले पर अखिलेश का बचाव सपा के सांसद एसटी हसन ने किया। मुरादाबाद से सपा के सांसद एसटी हसन ने कहा कि इरफान सोलंकी से जेल में मिलने जाना जरूरी था और अखिलेश ने अच्छा किया। जब उनका नेता आता है, सबसे मिलता है, उनकी बात सुनता है तो मनोबल बढ़ता है। समाजवादी पार्टी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। तो अखिलेश जी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो अगर अपने नेताओं से मिलते हैं तो मनोबल तो बढ़ता ही है। अखिलेश यादव दोपहर 3:55 पर कानपुर की जेल पहुंचे थे और शाम 4:30 बजे जेल से बाहर निकले, यानी तकरीबन आधे घंटे तक वे जेल के भीतर रहे, जहां अपने विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात की। लेकिन ये छोटी सी मुलाकात बड़ी सियासी तकरार का सबब बनती दिखाई दे रही है। तो लोकसभा का चुनाव दिखाई दे रहा है और वो चाहते हैं कि ये मुस्लिम वोट बैंक जो उनसे थोड़ा सा नाराज था, तो अब फिर उन्हीं अपराधियों में, चाहे वो अतीक अहमद होंगे, ये सबसे मिलेंगे। ये अभी लोकसभा से पहले आजम खान जी का भी वो करेंगे और अभी इरफान सोलंकी से मिलने के लिए जेल में गए हैं, तो अभी अतीक अहमद से भी मिलने जाएंगे। वो सब करेंगे अभी। ये आप समझ लीजिए, सिर्फ राजनीतिक भड़काने वाली बात करते हैं, मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं। मुसलमान तो हमेशा मुलायम सिंह यादव के और अखिलेश यादव के दिल में है, और मुसलमानों ने लीडर बनाया है मुलायम सिंह यादव को और अखिलेश यादव को, वो जीवन में कभी नहीं भूल सकते। साफ है कि भाजपा और सपा में असली मुद्दे से अलग वोट बैंक की धुरी पर भी राजनीतिक संग्राम तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुस्लिम वोट बैंक पर बसपा ने बड़ी दावेदारी पेश की है। पार्टी के नेता इमरान मसूद का दावा है कि मुसलमानों के सामने सबसे ईमानदार विकल्प बसपा है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की सीटों पर हम मैदान में नहीं थे और अगर हम चुनाव में होते तो नतीजे बयां करते कि मुसलमान किसके साथ हैं। इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि वहां 80% मुसलमानों ने बसपा को वोट दिया है। इमरान मसूद ने कहा कि अगर दलित और मुसलमान बसपा के झंडे तले एक हो जाएं तो फिर कोई मुकाबले में नहीं होगा। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक पर जबरदस्त दावेदारी है। एक तरफ अखिलेश यादव, आजम खान और इरफान सोलंकी जैसे सपा नेता हैं, तो दूसरी तरफ मायावती की पार्टी बसपा की दावेदारी है, जिसके नए मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सपा से होकर बसपा में आए मसूद कह रहे हैं कि अखिलेश बचकानी राजनीति करते हैं और उनके पास कोई रणनीति नहीं। अखिलेश जी के पास ना कोई रणनीति है, ना अखिलेश जी राजनीतिक रूप से परिपक्वता दिखाने का काम करते हैं। तो इस तरह से पॉलिटिक्स थोड़ी होती है जिस तरह अखिलेश जी कर रहे हैं। इमरान मसूद का दावा है कि यूपी के मुसलमान अब सिर्फ बसपा की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने उदाहरण गिनाया, आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के नतीजे का जिक्र किया और बताया कि बसपा के गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में
मुसलमानों के 80% तक वोट मिले थे। आजमगढ़ में क्या हुआ था, अखिलेश जी ने सीट छोड़ी थी ना, तो क्या हुआ था आजमगढ़ में हम चुनाव लड़े थे। आजमगढ़ के अंदर हम चुनाव लड़े थे और हमें आए हुए भी चंद, जब तक तो हम पार्टी में भी नहीं आए थे। अब अगर हम लोग चुनाव में होते तो ये आपको नतीजे बिल्कुल बयान करते कि कहाँ चल रहा है मुसलमान, कहाँ नहीं चल रहा है। लेकिन जीत तो वहाँ बीजेपी की हो गई, आपके आने से फायदा बीजेपी को हो गया। नहीं, हमने कहा ना, वो नुकसान किसका हुआ, नुकसान हमारा हुआ। अगर वो 40% वोट जो गुड्डू जमाली को मिला था वो 80% हो गया होता तो गुड्डू जमाली जीत गया था ना। इमरान मसूद का अखिलेश पर किया गया यह चुभने वाला तंज सपा नेताओं को बेहद चुभा। पार्टी के सांसद एसटी हसन ने इस पर क्या कहा, अब ये सुनिए। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से लोग तंग आ चुके हैं। सिवाय इसमें हमारी बर्बादियों के अलावा, हमारी आगे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बर्बाद करने के अलावा ये राजनीति और कुछ नहीं करेगी, या इन लोगों के अपने एम्स ऑब्जेक्टिव अचीव करने में मदद करेगी। साफ है कि बसपा इस मुद्दे पर सपा की दुखती रग पर हाथ रखने की तैयारी में है, तो सपा विरोधी की हर रणनीति से सावधान है, क्योंकि सवाल मुस्लिम वोट बैंक को बचाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं यूपी कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय की, जिन्होंने ऐसी बात कह दी जो चुभने वाली है। दरअसल अजय राय भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सोनभद्र पहुंचे थे। यहां उन्होंने अमेठी से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर विवादित बयान दे दिया। अजय राय ने यह दावा किया कि राहुल गांधी फिर एक बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने अजय राय के विवादित बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ा। 24 के लोकसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन अमेठी को लेकर यूपी की सियासत अभी से तल्ख हो चली है। पार्टी में प्रमोशन पाने वाले कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष प्रमोद राय ने अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी को लेकर ऐसी बात कह दी जो भाजपा नेताओं को चुभ गई। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़ेंगे। सवाल राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर हुआ था, लेकिन अजय राय ने जवाब में ऐसे शब्द कह डाले जिन्हें अभद्र भी कहा जा रहा और अपमानजनक भी। लोकतंत्र में भाषा पर नियंत्रण रखना होगा और महिलाओं के प्रति वैसे भी हम लोग सम्मान की भाषा अपनाते हैं, गलत है। इसको जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आदरणीय स्मृति ईरानी जी देश की बड़ी नेता हैं और महिलाओं की एक आइकान के रूप में उभरी हैं और उन्होंने राहुल गांधी जैसे जिनको लगता था कि उनकी जागीर है उनको परास्त किया। जनता के लोकतंत्र का सम्मान करना होगा हमें, और अमेठी के जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ। अजय राय कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी अमेठी आती हैं लटके झटके दिखाने के लिए, इस तरह का बयान देना चाहिए। अब वो उनका बयान है, नेता कब क्या बोल जाएं भगवान मालिक। स्मृति ईरानी पर कई बार चुभने वाले हमले हुए। 2014 से लेकर अब तक ऐसे हमलों का दौर जारी है और इसका सियासी साइड इफेक्ट ये है कि कांग्रेस यूपी की राजनीति में समाप्ति की ओर बढ़ती नजर आई और भाजपा एक एक कर कई सीटें जीतती रही। उधर कांग्रेस के नेताओं की मांग है कि राहुल फिर एक बार अमेठी से ही चुनाव मैदान में उतर जाए। भाई वो गांधी परिवार की सीट है, वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। जिस तरीके से सेवा की, आप जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीज़ें जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, सारी फैक्ट्रियाँ आज बंदी के कगार। जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है। लगभग जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करीब 55,000 वोट से हराया था। ये सिर्फ राहुल गांधी की हार भर नहीं थी, बल्कि यूपी में कांग्रेस के लचर होने का एक बड़ा इशारा था, क्योंकि 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस 2 सीटों पर ही सिमट गई। अब 24 के चुनाव में भाजपा की निगाहें अमेठी के बाद सोनिया गांधी के चुनाव क्षेत्र रायबरेली की सीट पर भी है और अजय राय के बयान के बाद इसे महिलाओं के अपमान से जोड़कर सियासी तौर पर भुनाने की कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं। माननीय स्मृति ईरानी के लिए जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही घटिया है और शर्मनाक है। इस तरह का विषय माननीय सांसद के लिए इस्तेमाल करना ये गलत है। अमेठी हो या फिर बनारस, यूपी की एक सीट पर रणनीति तेज है। अजय राय ने फिर एक बार पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का खुला ऐलान कर दिया है। जब प्रधानमंत्री बन के लड़े 1,54,000 वोट में पाया,
तो आप देखिएगा 2024 में परिणाम आपके सामने रहेगा। अरे जो चैलेंज दे रहा है वो प्रत्याशी रहेगा। कांग्रेस के नेताओं में जोश तो दिखाई दे रहा, लेकिन ये जोश चुनावी जीत हासिल करने में कमजोर साबित हो जाता है। पिछले कई सालों से यूपी में कांग्रेस ढलान की तरफ जा रही, बावजूद इसके विवादित बयानों पर जोर ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गोरखपुर में काकोरी के अमर शहीदों को ड्रोन शो के जरिए यादगार सलामी दी गई। आज के ही दिन काकोरी के अमर शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड के महान क्रांतिवीरों के बलिदान को याद करने के लिए गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में भव्य लेजर ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें आसमान की ऊंचाई पर शहीदों की क्रांति गाथा दिखाई गई। 750 ड्रोन ने यहां अपनी रोशनी से इन क्रांतिवीरों के बलिदान की कहानी को जीवंत कर दिया। गोरखपुर में 15 दिसंबर से काकोरी बलिदान दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसका आज आखिरी दिन था। जय घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की। गोरखनाथ द्वारा बताई गई योग साधना और ज्ञान, ऐसे अनगिनत बलिदानों और त्याग से मिली हमारी ये आजादी अनमोल है। गोरखनाथ की पावन धरा पर काकोरी बलिदान दिवस मना। गोरखपुर के आम लोग देश के सबसे बड़े ड्रोन शो के साक्षी बने। योगी सरकार ने काकोरी शहीद दिवस की 95वीं वर्षगांठ को बलिदान दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश के सभी शहीद स्थलों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन गोरखपुर में मौका सबसे खास था। 750 ड्रोन के जरिए यहां क्रांति वीरों की गौरव गाथा पेश की गई। काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर आज गोरखपुर में एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जब आसमान में 750 ड्रोन से जो बलिदान दिवस की पूरी गाथा है, जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, उसको दिखाया गया। देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और हज़ारों की संख्या में गोरखपुर ही नहीं बल्कि जो आसपास के ज़िले वहाँ तक से लोग इस ड्रोन शो को देखने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे थे। आप देख सकते हैं जो दिग्विजय नाथ पार्क है जहाँ पर इस ड्रोन शो का आयोजन हुआ, वहाँ पर किस तरह से बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है। ये लोग यहाँ पर आए और जैसे ही ड्रोन शो शुरू हुआ तो लोगों के हाथ में मोबाइल निकल आए। हर कोई अपने मोबाइल से दृश्य को कैद करने में जुट गया। तमाम लोग जो यहाँ पर आए हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो किस तरह से इस ड्रोन शो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन शो बताया जा रहा है। आसमान में अगर बात करें, जब ड्रोन शो चल रहा था तो उस ड्रोन के माध्यम से आसमान में, गोरखपुर के आसमान में तमाम तरह की आकृतियाँ देखने को मिली, जिसमें जो काकोरी ट्रेन एक्शन है वो देखने को मिला। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर तमाम और जो क्रांतिकारी हैं उनके जो चेहरे थे उनकी आकृतियाँ बनी है। कुछ स्टूडेंट्स भी आए थे इस शो को देखने। क्या नाम है आपका? सीमा चतुर्वेदी। क्या कहेंगे, आज जिस तरह का ड्रोन शो देखा, कभी ऐसा देखा था पहले? देखा तो नहीं था, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव था हम लोगों का। इसके बहाने हम लोग को इतिहास के बारे में बहुत आसानी से जानने को मिल गया और बहुत अच्छी जानकारी मिली। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दें। आपका नाम? तस्मिया खातून। कौन सी क्लास में? 6th। कैसा लगा ये शो? बहुत अच्छा लगा। सोच के आए थे वैसा, उससे अच्छा या उससे कम? उससे अच्छा। क्या अच्छा लगा? सबसे अच्छा ड्रोन शो लगा था। आपका नाम? तहलिया खातून। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा था। हम लोग को इससे थोड़ा सा इतिहास का थोड़ा सा हम लोग को शिक्षा भी मिला इसमें। क्या नाम है आप? सुधांशु पाल। क्या कहेंगे, ड्रोन शो ऐसा कभी देखा पहले? नहीं, पहली बार हम गोरखपुर में ऐसा भव्य महोत्सव देखने को मिल रहा है। योगी जी के आने से हम लोगों की बहुत खुशी है और ऐसा प्रदर्शन पहली बार गोरखपुर में हो रहा है। पहली बार जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग जो हैं जो यहाँ पर ड्रोन शो आज देखने के लिए पहुँचे थे। हर किसी का यही कहना है कि ऐसा ड्रोन शो सिर्फ सुना था, लेकिन पहली बार सामने से इस तरह के ड्रोन शो को देखने का अवसर मिला और निश्चित रूप से इसे लेकर भी ये लोग काफ़ी उत्साहित, आप देख सकते हैं। तमाम यहाँ पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी पहुँचे हुए थे। हर उम्र के लोग यहाँ पर देखने को मिले हमें और लोगों ने इस ड्रोन शो को आज जब यहाँ पर हो रहा था काफ़ी एंजॉय किया, काफ़ी उत्साह लोगों के बीच में देखने को मिला। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद थे। आजादी के आंदोलन में ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन कांड के अमर सेनानियों को याद किया। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर
देश के क्रांतिकारियों ने जिस भारत के खजाने को ब्रिटिश सरकार बाहर भेजना चाहती है, उसे लूट करके काकोरी की एक घटना को अंजाम दिया था। काकोरी के महानायकों में एक नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का भी है, जिन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में ही फांसी दी गई थी। ड्रोन शो के जरिए अमर शहीद बंधु सिंह, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह की गौरव गाथा पेश की गई। गोरखपुर से शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। दिल्ली में एक बार फिर किसानों का जमावड़ा लगा। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संगठन भारतीय किसान संघ ने कई मांगों को लेकर हुंकार भरी। भारतीय किसान संघ ने रामलीला मैदान में किसान गर्जना नाम से रैली की। इस रैली में 7 राज्यों के हजारों किसान शामिल हुए। जिन मांगों को लेकर मोर्चा खोला गया है, उनमें एक मांग कृषि से जुड़े सभी सामानों पर से जीएसटी खत्म करने की भी है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क थी। दिल्ली में फिर किसानों ने डेरा जमाया, केंद्र सरकार के खिलाफ घेरा बनाया। जगह रामलीला मैदान थी और मोर्चा संभाला था आरएसएस के आनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने। देश के सबसे चर्चित मैदान में किसानों का हुजूम दिखा, नई जंग का मजमून दिखा और 4 मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने मोर्चा खोल दिया। पहली मांग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाए। दूसरी मांग, कृषि संसाधनों पर जीएसटी को हटाया जाए। तीसरी मांग, एमएसपी को बढ़ाया जाए और चौथी मांग, जीएम क्रॉप्स की अनुमति वापस ली जाए। तस्वीरें देख सकते हैं कि देश भर से हजारों किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो देश भर के तमाम सारे किसान प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। चूंकि भारतीय किसान संघ आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है और यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहा है। इनकी जो मांग है, ये 4 प्रमुख मांगों को लेकर के इन्होंने देश भर के विधायकों को, सांसदों को खत भी लिखा था। जब इनकी मांग नहीं मानी गई तो आज यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ का कहना है कि भले ही केंद्र में भाजपा की सरकार हो, लेकिन उसका संगठन किसानों की मांग को लेकर हमेशा सरकार के सामने खड़ा होगा और अगर सरकार मांग नहीं मानती तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा। भारतीय किसान संघ किसानों के लिए प्रतिबद्ध है, सरकारों के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। जहां सरकारें गलती करेंगी, जहां किसान परेशान होगा, वहां भारतीय किसान संघ लगातार संघर्ष और आंदोलन करता है, हर स्तर पे करता है। इस आंदोलन में भी हम ग्राम इकाई से लेकर दिल्ली तक आए हैं। हमने सबसे पहले विधायकों को ज्ञापन दिया पूरे देश के अंदर, फिर पूरे देश के अंदर सांसदों को ज्ञापन दिया। रामलीला मैदान में हुए किसान गर्जना कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारत के राज्यों से भी किसान आए। चेतावनी साफ है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है तो उसे मुश्किल का सामना भी करना होगा। किसानों का आंदोलन पिछले साल भी दिखा था। तब 1 साल से ज्यादा वक्त तक किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को घेरा था और अब रामलीला मैदान से नई मांगों पर नई जंग शुरू हुई है। किसानों के, भारत के किसानों की समस्याएं तब तक हल नहीं होंगी जब तक उसकी जड़ के ऊपर और उसका निदान नहीं किया जाता, और उसके लिए है उनकी उपज का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य जब तक नहीं मिलता तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब इसमें जो लागत मूल्य निकाला जाता है, वो लागत मूल्य निकालने की जो पद्धति है उसके साथ में उसी में किसानों के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। भारतीय किसान संघ लंबे वक्त से मांगे न माने जाने पर नाराज है, मांगे माने न जाने पर नाराज है और संगठन की नाराजगी रामलीला मैदान में बड़े आकार में दिखाई दी। अब सवाल इस बात का है कि ये गुस्सा आश्वासन के बाद शांत हो जाएगा या फिर मांग पूरी न होने तक इसी तरह दिखाई देगा। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, जिनके सम्मान को लेकर देश में सियासत तेज हो गई है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी और अब समाजवादी पार्टी ने भी इस मांग का समर्थन कर दिया। सम्मान वाली सियासत के बीच आज यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल प्रयागराज पहुंची। यहां वो अमिताभ बच्चन के बंगले पर भी गई। নয় কিন্তু বাংলা থেকে আওয়াজ আমরা তুলব ভারত রত্ন অমিতাভ বচ্চনজি, এবং আমি মনে করি তাকে ভারত রত্ন দেওয়া উচিত। এরকম আইকন আর পাবেন না।
দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে তিনি ফিল্মে কাজ করছেন। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमिताभ बच्चन को भारत रत्न देने की मांग उठाई तो देश की सियासत को नया आधार मिल गया। ममता बनर्जी ने बिग बी के लिए सबसे बड़े सम्मान का सुर छेड़ा तो समाजवादी पार्टी भी साथ खड़ी हो गई। अमिताभ के सम्मान पर टीएमसी और सपा साथ साथ है। यकीनी तौर पे अमिताभ बच्चन जी इस सदी के महानायक हैं और उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए जनता में बहुत संदेश दिए। कभी कोई उनके साथ कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, देश के लिए उन्होंने काम करा है, तो मैं भी इससे संबद्ध करता हूं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। बेशक अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है, फिल्मी दुनिया में उनका अतुलनीय योगदान है, लेकिन बात जब सियासत के पटल पर आती है तो विरोध के मुद्दे भी पैदा हो जाते हैं। ममता बनर्जी की मांग कुछ भाजपा नेताओं के गले नहीं उतर रही। नहीं, अमिताभ बच्चन इस योग्य नहीं है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। अमिताभ बच्चन ने क्या किया है ऐसा देश के लिए? अमिताभ बच्चन का क्या योगदान है? पनामा कांड में वो फंसे हुए हैं और उसके बाद में टैक्स चोरी उन्होंने की है, तो कुल मिलाकर उन्होंने ऐसा देश के लिए क्या किया? उन्होंने देश के गरीबों के लिए कुछ किया क्या है? तो वही अमिताभ बच्चन है जो समाजवादी पार्टी की अपराध भरी सरकार जब उत्तर प्रदेश में चल रही थी तो ये बोलते थे अपराध यहाँ कम है। तो ये कुल मिलाकर ये तो इस प्रकार के हैं, पैसा लेकर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर भारत रत्न दिया जाएगा तो इनसे अच्छे अच्छे तमाम सारे कलाकार हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं दिया जाएगा? ऐसा नहीं है कि सिनेमा की दुनिया के सितारे के लिए पहली बार भारत रत्न की मांग हुई हो। वक्त वक्त पर अमिताभ को भारत रत्न देने की मांग लगातार उठती रही है। यही वजह है कि 16 दिसंबर को कोलकाता में एक कार्यक्रम के मंच से जब ममता बनर्जी ने भारत रत्न का जिक्र किया तो अमिताभ ने उनका अभिवादन करने में देर नहीं की। নয়, কিন্তু বাংলা থেকে আওয়াজ আমরা তুলব ভারত রত্ন অমিতাভ বচ্চনজি, এবং আমি মনে করি তাকে ভারত রত্ন দেওয়া উচিত। এরকম আইকন আর পাবেন না দীর্ঘদিন ধরে যেভাবে তিনি ফিল্মে কাজ করছেন। भारत रत्न की मांग टीएमसी की नेता ममता बनर्जी की तरफ से हुई है, लेकिन सत्ता में वो भाजपा है जिसके कुछ नेताओं को ये मांग सही नहीं लग रही। इस बीच यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रयागराज पहुंची, जहां उन्होंने उस बंगले का भी दौरा किया जहां अमिताभ बच्चन का बचपन गुजरा था। इसको लेकर कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। अमिताभ बच्चन का कद फिल्मों की दुनिया में बहुत ऊंचा है, लेकिन सियासत इस वजह से दो भाग में बटी है क्योंकि उनकी पत्नी जया बच्चन विपक्षी खेमे की बड़ी नेता हैं, सपा की सांसद हैं और भाजपा पर अक्सर हमलावर रहती हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्तार अंसारी ईडी के रडार पर है। आज मुख्तार की कस्टडी रिमांड का 6ठा दिन था और आज भी प्रयागराज के दफ्तर में मुख्तार से लंबी पूछताछ हुई। जांच एजेंसी कई अहम बिंदुओं पर मुख्तार से सवाल जवाब कर रही है। हालांकि ईडी को अब तक कोई बहुत बड़ी जानकारी हासिल नहीं हुई, लेकिन जांच एजेंसी को उम्मीद है कि बहुत जल्द उसे बड़ा सुराग मिलने वाला है, क्योंकि 23 दिसंबर तक मुख्तार ईडी की कस्टडी में ही रहेगा। पूर्वांचल का माफिया डॉन कहा जाने वाला मुख्तार अंसारी ईडी के चक्रव्यूह में घिरा है। प्रयागराज के ईडी दफ्तर में लगातार 6ठे दिन मुख्तार से पूछताछ हुई। इस बार जांच एजेंसी कुछ वीडियो क्लिप्स के साथ बैठी थी। ये वीडियो क्लिप मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी, उसके साले आतिफ रजा और सांसद भाई अफजाल अंसारी समेत मुख्तार के कई दूसरे करीबियों के बयानों से जुड़ी थी। दरअसल ईडी ने पिछले दिनों जब इन तमाम लोगों से पूछताछ की थी तो उनके बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी और इस बार मुख्तार से उनके बयानों को वेरीफाई कराया गया। लेकिन आज 6ठा दिन है। आज 6ठे दिन की पूछताछ भी इसी बिल्डिंग में जो 6ठा फ्लोर है उस पर चल रही है और जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि ईडी की टीम आज वीडियो क्लिप्स के साथ मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही है। ये वीडियो क्लिप्स मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ उर्फ सरजील रजा और बड़े भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के बयानों से जुड़े हुए। इसके साथ ही ईडी की टीम मुख्तार अंसारी से उस मोबाइल सिम कार्ड के बारे में भी जानकारी ले रही है जिसे वो पिछली बार बांदा जेल में रहते हुए इस्तेमाल करता था। ईडी को जानकारी मिली है कि यह सिम कार्ड प्रयागराज के लक्ष्मण मार्केट की एक दुकान से फर्जी नाम और पते से जारी कराया गया था। ईडी ये जानना चाहती है कि आखिरकार सिम कार्ड को किसने और कब मुख्तार अंसारी तक जेल में पहुंचाया था।
मुख्तार अंसारी पिछले दिनों जब बांदा जेल में था तो उसने जो सिम कार्ड लिया हुआ था, जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था, उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। ईडी की टीम को जानकारी मिली है कि ये सिम कार्ड प्रयागराज से इशू कराया गया था, प्रयागराज के लक्ष्मण मार्केट से ये सिम कार्ड इशू कराया गया था। तो ईडी की टीम ये जानना चाहती है कि आखिरकार ये सिम कार्ड मुख्तार अंसारी तक कैसे पहुंचा, किसने उसे ये सिम कार्ड मुहैया कराया। जांच एजेंसी के पास मुख्तार से पूछने के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। गाजीपुर से लेकर बांदा जेल तक की घटनाओं के बारे में जानकारी ली जा रही है। ईडी ये भी जानना चाहती है कि मुख्तार अंसारी के किसके साथ आर्थिक लेन देन है। ईडी के रडार पर पूर्वांचल का एक और बाहुबली नेता भी है, जिस तक पहुंचने के लिए मुख्तार को जरिया बनाया जा रहा। पूर्वांचल के एक बाहुबली सांसद के बारे में भी ईडी की टीम मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम ये जानना चाहती है कि मुख्तार अंसारी और उसके परिवार से इस बाहुबली सांसद के किस तरीके के रिश्ते हैं, दोनों के बीच किस तरीके से आर्थिक लेन देन होता है, वित्तीय संबंध क्या है, इस बारे में ईडी की टीम जानकारी हासिल कर रही है। सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब के नाम पर सन्नाटा। सूत्र बता रहे हैं कि मुख्तार ज्यादातर सवालों पर या तो चुप्पी साध लेता है या फिर पिछले 17 साल से जेल में होने की दलील देकर बचने की कोशिश करता है। ईडी ने इससे पहले शुरुआती 5 दिनों में मुख्तार अंसारी से उसकी फरार पत्नी अफशा अंसारी के लापता होने, परिवार और ससुराल के विकास कंस्ट्रक्शन और आकाश कंस्ट्रक्शन कंपनियों के गठन, वित्तीय लेन देन और सरकारी जमीन पर कब्जा कर उस पर वेयर हाउस बनाए जाने, देश के कई हिस्सों में अर्जित की गई संपत्तियों के बारे में भी पूछताछ की थी। ईडी मुख्तार अंसारी से की गई पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करा रही है। मुख्तार अंसारी 23 दिसंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेगा। इन्हीं सवालों का दौर जारी रहने वाला है और इंतजार है ऐसे सबूतों का जो जांच एजेंसी के हाथ मजबूत कर सके। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। बहरहाल बात तो चुपेगी में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।